सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एन मैप से। इस मशीन को इन्यूमरेट करते हैं एन मैप के ज़रिए। एन मैप -v वर्बोस -sv सर्विस वर्जन -sc डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स। जो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स हैं वो भी हम इस मशीन के ऊपर फायर करना चाहते हैं, अपने विक्टिम के ऊपर। 104 इसकी IP है। इसको स्कैन करते हैं। ये इसका स्कैन रिज़ल्ट है। इसमें हम देख सकते हैं कि 2 पोर्ट्स हमें ओपन दिखा रहा है, SSH के लिए 22 और पोर्ट 80 दिखा रहा है। ऑलराइट, सो जैसी पोर्ट 80 हमें मिलती है तो 2 काम हम करते हैं। नंबर 1, हम इसके ऊपर फ़ौरन NIC2 फायर कर देते हैं। NIC2 वेब स्कैनर है। NIC2 -h HTTP 192.168.8.104। NIC2 इसको स्कैन करेगा और हमें इसके बारे में बताएगा। दूसरा काम हम ये करते हैं, इसको थ्रू वेब भी जाके खुद भी मैनुअली जाके देखने की कोशिश करते हैं। ये इसकी IP है, इसको हिट करते हैं तो ये हमारे पास इसका वेब पेज आ गया HA Netraj। ठीक है, तो यहाँ पर NIC2 इसको स्कैन कर रहा है। ये अलाउड मेथड भी इसने बता दिए हमें, NIC2 ने। ये इस वेब सर्वर के अलाउड मेथड्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पर से भी हम एन मैप से भी हमें वेरीफाई होते हैं ये मेथड। ऑलराइट, ये इस मशीन का एन मैप है और ये इस मशीन का NIC2 है। एक और चीज़ जो हम पोर्ट 80 या HTTPS के ऊपर करते हैं वो होती है डर्ब, यानी इसकी जो डायरेक्टरीज़ है हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 2 टूल्स हैं, डर्ब है, गोबस्टर है, और बहुत सारे हैं लेकिन ये 2 बहुत मशहूर हैं। गोबस्टर जो है वो बहुत यानी कि स्लो चलता है, डर्ब जो है वो फास्ट चलता है। लेकिन अगर कहीं आपको डायरेक्टरीज़ को एक्सप्लोर करना हो तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि डर्ब भी लगाओ और गोबस्टर भी लगाओ, क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी कभी कभार जो है ना डिफरेंट आते हैं। ये हमने यहाँ पर इसको डर्ब भी एग्जीक्यूट कर दिया और डर्ब देखो, डर्ब को इम्पोर्टेंट डायरेक्टरीज भी मिल गई हैं। कंसोल, इसको हम एक्सेस करके देखेंगे कंसोल को। NIC2 का भी रिज़ल्ट चेक करते हैं। जब हम NIC2 का रिज़ल्ट देखते हैं तो देखो उसको भी ये वाली सब डायरेक्टरी उसने भी फाइंड की है, उसको मिली है। ठीक है, तो यानी NIC2 है कुछ हद तक डायरेक्टरी बस्टिंग का भी काम कर रहा है। दूसरी बात, जब भी कोई नई डायरेक्टरी मिले तो उस पर दोबारा से NIC2 चलाओ, लेकिन उस डायरेक्टरी को टारगेट करके। कभी कभार कोई नई चीज़ मिल जाती है, कुछ और भी फाइंड हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि इस कंसोल की डायरेक्टरी में क्या है। इसको हिट करते हैं। जब हम कंसोल की डायरेक्टरी को हिट करते हैं तो यहाँ पर कुछ फ़ाइलों की लिस्टिंग है, PHP फाइल्स हैं। जब हम इस PHP फाइल को हिट करते हैं तो ये एक ब्लैंक सा पेज आ जाता है। अच्छा, अमूमन होता क्या है कि जब अगर कहीं पर LFI होती है, लोकल फाइल इंक्लूजन, तो वहाँ पर आप कुछ इस तरह की चीज़ देखेंगे, file.php क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, अमूमन क्वेश्चन मार्क नज़र आता है लेकिन इस केस में नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर LFI को चेक करेंगे। यहाँ ज़रूरी नहीं फाइल हो, यहाँ कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि जो LFI वेरिएबल इस्तेमाल करेगी वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता वो कौन सा वेरिएबल होगा, तो इसके लिए हमें कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी, कोई कमांड लगानी पड़ेगी। मैनुअली चेक करना मुश्किल है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। LFI फाइंड करने के लिए ये मैंने एक छोटी सी कमांड ड्राफ्ट की है खुद ही, काफ़ी मेहनत के साथ, टाइम लगाकर। तो ये आप बहुत सारी मशीनों पे यूज़ कर सकते हैं इस कमांड को सीख कर। ठीक है, ये हमारी मदद करती है LFI फाइंड करने में और LFI वेरिएबल देखने में। ये कमांड इतनी लंबी लग रही है नहीं। अगर किसी रोज़ टाइम मिला तो इस पर एक अलग वीडियो बना के ये कमांड समझा दूंगा किस तरह चल रही है। ठीक है, जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें ये हमें LFI ढूंढ के देगी इस मशीन से। अब जब तक ये LFI ढूंढ रही है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये तो सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ एक फ़ाइल जहाँ पर मैंने सारे वेरिएबल्स और पैरामीटर्स रखे हैं उसको एक्सेस करने के लिए, इसलिए ये कमांड लंबी लग रही है। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने -HH0 इस्तेमाल किया, यानी जितने भी रिज़ल्ट जो ज़ीरो ला रहे हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया। ज़ीरो के अलावा रिज़ल्ट चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रिज़ल्ट LFI के वही होंगे जो ज़ीरो के बिना होंगे।
जो बग़ैर ज़ीरो के होंगे। अभी अभी थोड़ी देर में आप देखेगा ये आ गए बग़ैर ज़ीरो वाले रिज़ल्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है ना वो इन जगहों पर लोकल फ़ाइल जो है ना वो एक्सेस हो सकती है। और वेरिएबल क्या है? फ़ाइल, FILE फ़ाइल। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे, फ़ाइल लिखेंगे और इस डायरेक्टरी में जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे ये एक्सेसिबल है कि नहीं। तो इसको हम ज़रा चेक करते हैं। वेरिएबल इसने जो फाइंड करके दिया है, हमें फ़ाइल फाइंड करके दिया है और कहता है इस डायरेक्टरी को एक्सेस करो। ठीक है, लेट्स चेक इट। इधर गए हम, फ़ाइल लिखा हमने जो उसने कहा था। ठीक है, फ़ाइल के बाद हमने कहा इक्वल टू स्लैश और ETC स्लैश पासवर्ड की फ़ाइल एक्सेस और करके देखा, और ये देखो लोकल फ़ाइल जो है हमारे पास आ गई, यानी रीड कर ली हमने। और क्या बताया WFuzz ने? और बताया कि इसी फाइल को इस तरह भी रीड कर सकते हैं। ये सारे सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स हैं LFI के, ये 200 आ रहे हैं ना, सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स हैं। इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे तरीक़े बता रही है, डायरेक्टरीज टू डायरेक्टरीज जाने के बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास LFI हो गया। अब क्योंकि वहाँ पर पोर्ट SSH ओपन था, ठीक है, तो हम देखते हैं क्या SSH की फ़ाइल भी एक्सेसिबल है, लॉग फाइल। तो हम जाएंगे उसके लिए var log auth डॉट लॉग फाइल, इसको एक्सेस करने की हम कोशिश करेंगे। देखो ये फाइल भी एक्सेस हो गई, यानी लॉग फाइल भी जो है SSH की रीडेबल है। ठीक है, हम इस मशीन को SSH करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये पता करते हैं कि लॉग में एंट्री आ रही है कि नहीं आ रही। उसके लिए हम करते हैं SSH zealous at 104 मशीन है। ठीक है, अब चल के इसकी हम लॉग एंट्री चेक करते हैं। zealous का यूज़र है। ठीक है, इसकी लॉग फाइल दोबारा रीड करते हैं LFI के थ्रू। नीचे बिल्कुल एंड पे आया होगा लॉग हमारा, यहाँ गए और इसको रीड करते हैं। ये देखो यूज़र zealous आ गया, यानी इस जगह अब हम अपना स्क्रिप्ट भेजेंगे। विक्टिम के ऊपर लॉग पॉइजनिंग कंफर्म हो चुकी है। अब हम इस मशीन को दोबारा विक्टिम को दोबारा SSH करेंगे, लेकिन इस बार हम कोई यूज़र नेम नहीं भेजेंगे जैसे लास्ट टाइम हमने zealous भेजा था, बल्कि उसकी जगह अब हम PHP का स्क्रिप्ट भेजेंगे। ये स्क्रिप्ट हमें कमांड एग्जीक्यूशन देगा विक्टिम के ऊपर। इसके अंदर आप देख रहे हैं एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है CMD। इस CMD की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं ABC। इस स्क्रिप्ट के जाने से क्या होगा, जब ये स्क्रिप्ट लॉग में चला जाएगा तो CMD वेरिएबल के अंदर हम जो भी कमांड देंगे, वैलिड कमांड, वो वेब सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये हमने इसको सेंड किया, लॉग फाइल में चला गया। अब हम टेस्ट करेंगे क्या कमांड एग्जीक्यूशन मिली कि नहीं मिली। उसके लिए हम इसके ऊपर एक ID की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वेब सर्वर पर। ID की मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। नॉर्मली ID की कमांड करती क्या है, यूज़र के बारे में बताती है कि अंडर विच यूज़र ये जो है कमांड्स वगैरह चल रही हैं। इस वक्त अंडर रूट चल रही हैं। वेब सर्वर के ऊपर हम सेम काम करते हैं। ये लॉग फाइल है, लॉग फाइल के अंदर हमारा जो CMD का वेरिएबल चला गया, हम लिखते हैं यहाँ पर एंड CMD इज इक्वल टू ID की कमांड चला रहे हैं CMD के अंदर डाल के, इंटर करके रिज़ल्ट देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। एंड में जाते हैं, ये देखिए ये बता रहा है कि ग्रुप क्या है इसका, यूज़र कौन सा है। ठीक है, तो www-data के अंडर ये वेब सर्वर चल रहा है, इसीलिए जब हम रिवर्स शेल लेंगे तो www-data के अंडर मिलेगा। तो कमांड एग्जीक्यूशन भी कंफर्म हो गई। विक्टिम के ऊपर कमांड एग्जीक्यूशन कंफर्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग रिवर्स शेल नेटकैट के थ्रू रिवर्स शेल लेने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये कंफर्म करेंगे क्या उस वेब सर्वर के ऊपर नेटकैट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, बाइनरी उसकी नेटकैट की। ठीक है, अगर हमें ये कंफर्म करना हो कि ये सॉफ्टवेयर वहाँ पर इंस्टॉल्ड है कि नहीं बाइनरी, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं विच
और आगे सॉफ्टवेयर का नाम, तो ये बता देता है कि उस मशीन पे ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हमारी मशीन पे ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो CMD है हम उसमें विच की कमांड डालेंगे और उससे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास नेटकैट है, ठीक है। ये हम विक्टिम के ऊपर गए, यहाँ पर CMD विच के बाद हम लिखेंगे नेटकैट, क्या तुम्हारे पास नेटकैट है, ताकि हम उसको एग्जीक्यूट करें और रिवर्स शेल लें। देखें अब ये बहुत लंबा इसने एग्जीक्यूट करके कमांड दी। अब हम देखते हैं कि आउटपुट में कहीं पर नेटकैट है कि नहीं है, ठीक है। ये कहीं गुम गया होगा क्योंकि बहुत सारे लॉग्स आ रहे होते हैं, तो मैंने इसलिए पहले से ढूंढ के रखा हुआ है। ये देखें इसके ऊपर यहाँ पर ये बता रहा है कि मेरे पास नेटकैट है। इसी तरह अगर हमें और चीज़ें इन्यूमरेट करनी हो कि इसके पास और कौन से सॉफ्टवेयर हैं, इसके पास पाइथन कौन सी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विच पाइथन, ठीक है, और जाके ढूंढे क्या इसके पास पाइथन है। तो मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिली पाइथन। फिर मुझे ये पता चला कि इसके पास पाइथन नहीं है बल्कि पाइथन 3 है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये इसके पास पाइथन 3 है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि इसके ऊपर नेटकैट है, इसके थ्रू हम रिवर्स शेल लेंगे, ठीक है। और आगे जब हम इस मशीन के अंदर जाएंगे तो अगर ज़रूरत पड़ी तो पाइथन 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथन 3 भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जो एक्चुअल जो इस मशीन को जो लोग सॉल्व करना चाहते हैं ना, जब तक वो ये ट्विस्ट नहीं समझेंगे ना, ये मशीन सॉल्व करना बेकार है एकदम, ठीक है। इस मशीन के अंदर नेटकैट मौजूद है, लेकिन आप उससे जो है वो रिवर्स बाइंड शेल नहीं ले सकते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो इस मशीन के अंदर नेटकैट कंपाइल हुआ है वो बिना -e ऑप्शन के हुआ है। यानी कि अमूमन होता ये है कि हम नेटकैट लेते हैं, नेटकैट, ठीक है, -NV3 ये मेरा मशीन है जिससे मैं अटैक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ विक्टिम को बोलूँगा कि इस IP पे कनेक्ट हो इस पोर्ट पर, और -e ऑप्शन के साथ मुझे ये वाला शेल बाइंड करके दो। यानी मुझे विक्टिम के ऊपर बाइंड शेल करके दो SH वाला, ताकि मैं कमांड्स चला सकूं। लेकिन उस विक्टिम के ऊपर जो नेटकैट पड़ा है उसके अंदर ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। यानी वो आपको रिवर्स शेल ओपन तो कर देगा लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आएगा आपके पास। फिर क्या करेंगे? फिर उसका हम एक वर्क अराउंड करेंगे। ये मेन चीज़ है इस मशीन में सीखने के लिए कि अगर किसी मशीन के ऊपर